नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में मैं भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास के 100 एमसीक्यू यानी टॉप 100 एमसीक्यू को मैं रिवाइज करवाऊंगा, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। अब इसमें आपका यूपी पीसीएस या ऑल स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, यूपीपी री एग्ज़ाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मेनली ये पीसीएस के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस में ये सभी प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो साथियों, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एमसीक्यू। यहाँ पे मैं 100 एमसीक्यू यानी टॉप 100 एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर, मद्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 का ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। ये किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये किससे संबंधित है भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसी के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हुई। तो ये किससे संबंधित था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ये बनता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था? 1907, 1922, 1931, 1940। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? देखिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1930, 1932, 1928, 1931। तो नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? अधिनियम 1909, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? यानी कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेज पुलिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर बी है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह, जिसके लिए उनको फांसी की सजा भी हो जाती है अंतिम में। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन नंबर ए है दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो देखिए महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे प्रस्तुत होता है? तो ये चंपारण में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन कब चला था भाई? 1920 से लेके 1922 तक। ये क्यों निलंबित कर दिया जाता है? तो निलंबित क्यों होती? निलंबित होने का यहाँ पे आपको कारण बताना है। गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेता गणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा 1920 से 22 तक का, तो वो निलंबित इसलिए होता है क्योंकि चौरी चौरा हिंसक घटना हो जाती है गोरखपुर में, जिसकी वजह से ये आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंसक कार्यवाही हो जाती है, अहिंसा के बल पर यह आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इसीलिए इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? है ना, तो नो वकील नो दलील, है ना। किस अधिनियम, ये कौन सा अधिनियम था? किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा या दोष सिद्धि के ही न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार प्राप्त कर दिया था? ठीक है, तो ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये रॉलेट, इसको हम अंधा कानून भी बोलते थे। वर्ष 1919 में रॉलेट अधिनियम हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, और उस एक्ट में ये बात कही गई थी, और जिसके विरोध में जो है एक सभा जलियांवाला बाग में सभा एकत्रित हुई थी इस एक्ट के विरोध के लिए, और फिर वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है भाई, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या है? अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां। तो ये किससे संबंधित है? सूची 2 में महात्मा गांधी, सीमांत, अच्छा ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो ए का दूसरा हो जाएगा। अब देखिए ए का तो 2 तो कट गए, ए और सी वाले कट गए, क्योंकि ए और सी में ए का 3 और 4 दिया है, अब बी और डी बचा। तो अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को चेक कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते थे, तो 3 हो जाएगा। अब बी का तीसरा, अब देखिए ए का 2, बी का 3, अब बी का 1 है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 2 आंसर से आपने ये टिक कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी का 1 हो जाएगा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को हम महात्मा गांधी बोलते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं, ये उनके उपनाम दिए गए हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? उसमें कई लोग सम्मिलित थे, लेकिन नायक कौन था, मुख्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त,
बरकतुल्ला। तो इसमें काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर है लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी होंगे, लेकिन गवर्नर जनरल की बात करें तो सिर्फ कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये नारा किसका था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखेंगे, 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ के सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। तो सैनिक कार्रवाई के बल पर हैदराबाद को भारत में मिलाया जाता है, भारत में इसका विलय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 1940, 1941, 1946, 1942। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1942। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन दास जिसको हम सी आर दास भी बोलते हैं, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देश बंधु के नाम से हम किसको पुकारते हैं भाई? चित्तरंजन दास को, जिसको हम सी आर दास बोलते हैं, चित्तरंजन दास या फिर सी आर दास। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में उन्होंने कब दिया था? ये आपका सन बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1942, 1943, 1944, 1945। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने 1943 में दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण। तो ये काकोरी षड्यंत्र में नहीं थे। वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, नहीं। लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो देखिए जो भगत सिंह को फांसी दी जाती है वो सैंडर्स की हत्या का कारण दी जाती है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। अभी फिर अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? हाँ, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? क्या सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, या रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, या फिर कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध? तो 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी ने जो आमरण अनशन किया था वो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? क्या माउंटबेटन योजना थी, क्रिप्स योजना थी, चैम्सफोर्ड योजना थी या वेवेल योजना थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यानी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी की उपाधि है, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, भारत के राष्ट्रपिता हैं। ये उपाधि किसने दी थी भाई? तो क्या वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी भूख हड़ताल कब करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, 1919 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और बारदोली सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में बनाया, यानी भूख हड़ताल किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और उसके लिए वो लंदन गए थे? तो कौन सा भाई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसको। तो द्वितीय गोल सम्मेलन में गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के लिए, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के लिए के रूप में या देशबंधु के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई ने राज्यों का पुनर्गठन किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो एक और दो, तो एक और दो होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में एक और दो है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल डायर था। इस प्रश्न का सही उत्तर लॉर्ड साइमन नहीं होगा, रॉलेट नहीं, आर.एच. डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? हाँ, 23 फरवरी 1946 में को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। तो किसने किया था भाई? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू या अबुल कलाम आज़ाद ने, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर मोरारजी देसाई एवं जे.बी. कृपलानी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था, ऑप्शन नंबर ए है मैसूर में के.टी. भाष्यम, जयपुर में जमनालाल बजाज, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, धेनकलाल में नेवा कृष्णा चौधरी। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया था। उन्होंने अपने निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल।
अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है और आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ होते हैं? साबरमती आश्रम में होते हैं, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, कोलकाता में, क्योंकि उस समय बंगाल में दंगा चल जाता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में। उसी दंगे को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी कोलकाता चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो अबुल कलाम आज़ाद बहुत दिनों तक ये अध्यक्ष बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइमन कमीशन भारत में कब आता है? 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है, किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसमें से कौन सा मिशन जो 1942 में आया था, कौन सा मिशन जो 1942 में आया था और उसके असफल होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्रों के मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण? तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और ये असफल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में वैध शासन डायरकी धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? 1919 में क्या था भाई? डायरकी था, दोहरा शासन। और इससे परिचित किसने कराया था? तो क्या मॉन्टेग्यू थे, तेज बहादुर शपरू थे, मिंटो थे या चेम्सफोर्ड? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारत का भी मैं आपको बताया था। अगर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो कौन थे भाई? तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और ये पूछ लें कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो बेटा कायदे आजम किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? जनरल माइक ओ डायर, इनका पूरा नाम था माइक ओ डायर, की हत्या किसने की थी? यानी जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, यानी गोलियां चलाने का आदेश दिया था, उसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? जनरल माइक ओ डायर। भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जनरल डायर को लंदन में जाके ठोंकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा
के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। तो ये इकबाल के द्वारा लिखा गया सारे जहां से अच्छा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अमृतसर में हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कच्चन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर ये है 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 384 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 348 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? ऑप्शन नंबर ए है तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां। 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं वो अपनी सर की उपाधि को क्या करते हैं? अपनी सर की उपाधि को लौटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, या ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, इस मामले में कांग्रेस विवश थी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करके अवसर से वंचित रह जाता। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कांग्रेस उस समय क्या जो बहुत ही बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाह रही थी, इसलिए उसने द्विराष्ट्र में बंटने पर मजबूर हुआ भारत, यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ। तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो देखिए, रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, अभी आपको बताया था, नो दलील नो वकील, डायरेक्ट आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और वो 1919 का रॉलेट अधिनियम था। तो काला कानून, रॉलेट एक्ट को ही हम क्या बोलते थे? काला कानून बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, साथियों एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं, जिससे के कारण मेरे द्वारा अपडेट की गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है। लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। किसको लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खिदाई खुदमतगारों को, और रानी गौडिनेल्यू द्वारा नीत लोगों को। देखो, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था फ्रंटियर, जिसको सीमांत गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगारों को हम क्या बोलते हैं? लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। तो किसको हम जानते थे? खुदाई खिदमतगारों को जानते थे। अगला प्रश्न है, कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो देखो, गुरदयाल सिंह ढिल्लो ये भी थे आज़ाद हिंद फौज में, शहनवाज खां भी थे, जनरल मोहन सिंह भी थे, RC दत्त नहीं थे। तो कौन संबंधित नहीं है? RC दत्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर है 1919 में, 1920 में, 1922 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1923। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1923। 1923। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है। अगला प्रश्न है, चंपारण के सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो जब चंपारण का सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी के साथ और कौन शामिल था? तो वल्लभ भाई पटेल एवं विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये भी नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के अलावा चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के अंतरिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंसारी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी कब बनती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहली बात, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ की जाती है, कब की जाती है? 1923 में। कहाँ की जाती है? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, कांग्रेस महासचिव ने, कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता हटा दी थी। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? द पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, ये तो गांधी जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम, गांधी जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो यही याद कर लीजिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस में दूसरा विभाजन कब होता है? तो मुंबई में 1918 में। अगला प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? दीनबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट करेंगे। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास को शायद हम जानते हैं। CF एंड्यूज या चित्तरंजन दास में से एक ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो क्या भाई साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता? तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन होता है, तो 2 पहले नंबर पे आ जाएगा, यानी बी और सी तो कट गए। फिर असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन भारत में आता है, तो ये घटना होती है। असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन वाली घटना होती है। 2 के बाद 1, तो दोनों में 2 के बाद 1 है। और फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर या पूना पैक्ट। तो पहले गांधी इरविन समझौता होता है, फिर पूना पैक्ट होता है, तो 4 होगा और फिर 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम वाले हैं ये आर में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, कौन सी घटना कब हुई। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो सबसे पहले क्या होता है? मेरठ षड्यंत्र केस होता है, फिर गांधी इरविन समझौता होता है, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति
निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा के लिए। विरोध क्यों होता है? क्योंकि साइमन कमीशन में सारे के सारे ब्रिटिश सदस्य होते हैं, भारतीय सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगता है। और ये साइमन कमीशन आता कब है? 1928 में। अगला प्रश्न है, उस वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु लाइव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लाइव्स इफ़ इंडिया डाइज, तो ये भी किसके द्वारा कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये लॉर्ड इरविन के। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो भाई चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो भाई ये गोरखपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? जो कि क्रिप्स मिशन आता है भाई 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, उस समय भारत का वायसराय कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो होता है उस समय भारत का वायसराय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, कब की थी? महात्मा गांधी की रचना है हिंद स्वराज, और ये कब की थी? तो इन्होंने की थी जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जब गांधी जी जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? यानी सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींच दी थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर। बाकी सभी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। अगला प्रश्न है, इंडियन रिबेरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन रिबेरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एस.एन. बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1917 की घोषणा। तो साथियों यहाँ पे मैंने 100 प्रश्न आपके रिवाइज करवा दिए हैं, और इन 100 प्रश्नों को आप पढ़ करके इन सही प्रश्नों के उत्तर